The leaders who fought for and won independence are often exceptional individuals of great courage, immense culture, and outstanding ability. They came through the crucible of fire and emerged as leaders of men and nations. They are the David Ben-Gurions, नमस्कार दोस्तों, the Jawaharlal Nehru. आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल आरडी गुरुकुल पर। अच्छा दोस्तों, हम करवा रहे थे +2 क्लास की एनसीईआरटी की, ठीक है। एनसीईआरटी हम क्या करवा रहे थे, पॉलिटिकल साइंस करवा रहे थे हम, जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर उठाया था भारत की विदेश नीति, कि भारत जो आज़ाद होने के बाद या आज़ाद होने से पहले भी भारत की विदेश नीति कैसे रही थी, ठीक है। आप सभी को अगर भारत का मैप दिखाई दे रहा हो, ये वर्ल्ड मैप है, इसमें इंडिया के जो इसके पड़ोसी देश हैं इनके साथ इसकी जो विदेश नीति है शुरू से ही कैसी रही, इनके साथ मित्रतापूर्ण रहे या दुश्मनीपूर्वक या कैसे भी रहे हैं, ठीक है। तो हमने करवा दिया था दोस्तों, जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, इनका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा था भारत की विदेश नीति पर, क्योंकि भारत को समझ में आ गया था कि दुनिया एक धुरी पे टिकी हुई है, जिसे युद्ध कह सकते हैं या फिर अशांति कह सकते हैं, लेकिन शांति और सह अस्तित्व का अगर कहीं हमें संदेश मिलता है तो हमें कहाँ मिलेगा। इनसे अलग दूरी बना कर मैंने आपको बताया था, विश्व जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था तो द्विध्रुवीय विश्व हो गया था। क्या कहते हैं उसको, शीत युद्ध का दौर कहते हैं उसको। पिछली वीडियो में हम यहाँ तक आ चुके थे, शीत युद्ध के दौर में जो दुनिया दो गुटों में बट चुके थे, एक अमेरिका गुट था, एक सोवियत संघ का, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। या तो भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, भारत के पास दो ऑप्शन थे, या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाओ या फिर या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाओ। अब भारत के पास दो ऑप्शन तो थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, अगर भारत अमेरिका वाले गुट में शामिल हो जाता है तो भारत का जो सदियों पुराना मित्र है, वर्षों पुराना मित्र है, जो सोवियत संघ है, उससे साथ छूट जाएगा। अगर सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हो जाता है तो भारत क्या होगा कि भारत अमेरिका जैसे विकसित देश जो उसमें बहुत ज़्यादा अपना विकास कर चुके हैं उनसे पीछे रह जाएंगे। तो उनसे कोई टेक्नोलॉजी लेनी है या फिर कोई ऐसी प्रौद्योगिकी लेनी है तो हम अमेरिका वाले गुट से नहीं ले पाएंगे। तो जो हमारे विद्वान थे, हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी, बहुत ही विद्वान पुरुष कहलाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिससे हमें सोवियत संघ के मित्र बने रहे और अमेरिका के मित्र बने रहे। वह नीति हमारी क्या नीति कहलाती है, जो किसी भी गुट में हमें शामिल नहीं करती, ठीक है। किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर शांति और सह अस्तित्व को कायम रखा हमने। 1961 में बेलग्रेड में जो सम्मेलन हुआ उससे गुट निरपेक्षता की नीति हमने अपनाई थी। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। 1947 तक आज़ाद होने तक जो दो गुट बने थे उसमें हम किस में शामिल होना था। अब आगे चलेंगे हम, देखिए आगे फिर धीरे धीरे दौर आता है 1947 के बाद 1950 का। अब यहाँ पर देश स्वतंत्र हो चुका है और यहाँ पर देश गणतंत्र हो चुका है, ठीक है। आपको समझ बता दिया होगा मैंने आपको, लगभग आप समझ गए भी होंगे स्वतंत्र और गणतंत्र में क्या फ़र्क है। भारत देश स्वतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, लेकिन ब्रिटेन हो गया, जैसे ब्रिटेन स्वतंत्र तो है लेकिन गणतंत्रात्मक राज्य या राष्ट्र हम उसको नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया। अब आगे चलते हैं, 1951-52 में हमारे पहले चुनाव हो गए। अब 1949 में चीन को आज़ादी मिलती है, क्योंकि ये भारत के विदेश संबंध है तो थोड़ा भारत के विदेशों के बारे में ज़्यादा जितना पढ़ेंगे उससे समझ में आएगा कि हमारे भारत के साथ विदेशों के साथ कैसे संबंध रहे। तो 1949 में चीन को आज़ादी मिलती है। 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, इस समझौते में क्या था, 5 ऐसी चीज़ें शामिल थी जो एक दूसरे देश का सहयोग बनाए रखना चाहती थी, ठीक है। अगर आपको ये 5 चीज़ बतानी है तो मैं आपको देख लो पढ़ के बता देता हूँ। जो स्वतंत्र, ये हमारी एनसीईआरटी है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें भारत के विदेश संबंध जो हमारा पार्ट है, 4th पार्ट है इसमें, ये रहा। इसमें जो भारत की विदेश नीति, इसमें पहले गुट निरपेक्षता नीति रखा है और शायद इसमें दे भी रखा होगा कहीं ना कहीं, हमारे आगे आएगा तो हम बताएंगे आपको। मुख्य बातें क्या थी, हम दोनों देश एक दूसरे की सीमा अतिक्रमण नहीं करेंगे,
एक दूसरे को शांति और सहयोग को बढ़ावा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इस प्रकार की 5 चीज़ें थी, जिसमें जो पंच मीन्स 5, तो 5 चीज़ों का हमें समझौता क्या थे, एक दूसरे के बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसे एक दूसरे का शांति समझौता करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, 1954 के बाद धीरे धीरे चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत बढ़ता है। विस्तारवादी, आप विस्तारवादी समझ गए होंगे, अपने आप का विस्तार करना। जो तिब्बत है अपने आप को, जो यहाँ पर चीन से नीचे तिब्बत है, सौराष्ट्र है, जो अपने आप को ये आज़ाद घोषित कर रखा था इन्होंने, ये आज़ाद भी था उसमें, तो चीन इस पर क्या करता है, धीरे धीरे इस पर कब्जा कर लेता है। और यहाँ के जब कब्जा करता है तो भारत इसकी आलोचना करता है, और चीन इस पंचशील संधि का इसको क्या मानता है कि भारत ने इसको नकार दिया है, पंचशील संधि को। इसका क्या किया है, भारत ने विरोध कर दिया है पंचशील संधि का, क्योंकि इसमें क्या था, पंचशील संधि में एक दूसरे की अतिक्रमण नहीं करेंगे या एक दूसरे के जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते को बढ़ावा देंगे। लेकिन जब तिब्बत पर उन्होंने कब्जा किया तो भारत ने इसकी आलोचना की। तो इनके मन में क्या गया कि भारत यह है हमारे अखंडता और एकता पर भारत प्रहार कर रहा है। तो 1954 के बाद ऐसा हो गया। अब धीरे धीरे जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो तिब्बत के एक धार्मिक गुरु हैं वहाँ के दलाई लामा, तो वे तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, दलाई लामा, और उसको पकड़ने के लिए चीन के सैनिक जाते हैं। और दलाई लामा चीनी सैनिकों से बचने के लिए, चीनी सरकार से बचने के लिए भारत में शरण लेता है। अब दलाई लामा को भारत, क्योंकि भारत क्या है, अतिथि देवो भव है, भारत अतिथि देवो भव को मानता है, इसलिए भारत दलाई लामा को अपने भारत में रुकने की क्या देता है, परमिशन देता है, अनुमति दे देता है। आपने कभी भी किसी बड़े शहर में जाओगे तो आपने देखा हुआ तिब्बत शरणार्थी, ठीक है, ऐसे करके उनकी मार्केट होंगी या फिर उनके जगह का अलग स्पेशल नाम होगा। कभी भी आप भिवानी, हिसार या फिर कभी भी किसी बड़े शहर में जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे। सर्दियों के मौसम में खास देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे अपनी एक वहाँ पर बाजार लगाते हैं, तिब्बत शरणार्थी मार्केट। तो दलाई लामा भारत आ जाते हैं, भारत उनको शरण दे देता है। चीन कहता है कि दलाई लामा को शरण न दी जाए, लेकिन भारत अतिथि देवो भव की वजह से दलाई लामा को शरण दे देता है। अब डिस्प्यूट क्या होता है, विरोध कहाँ से शुरू होता है, अब जो भारत का ऊपर वाला अक्साई चीन का क्षेत्र है यहाँ से, और अरुणाचल प्रदेश का है जो नेफा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न, यहाँ से पूरा चैप्टर शुरू होता है हमारा। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज जो विस्तारवादी नीति के अनुसार जो भारत के विदेश संबंध है, उनमें हमारा 1954 में पंचशील संधि हुई और 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध होता है। वो युद्ध क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1962 में चीन अपने विस्तार नीति को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत उसका धीरे धीरे विरोध भी कर रहा है। ये नहीं कि विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो भारत का ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ से पाकिस्तान ने इसको इतना, जो हमने बताया पढ़ा था, LOC, और ये वाला हिस्सा भारत के ऊपर है LAC, ठीक है, अक्साई चीन का क्षेत्र बोलते हैं इसको। और यहाँ पर आने के बाद आपको पता है यहाँ नेपाल है, तो ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश रहेगा यहाँ पर है, इसका इतना हिस्सा हम बोल सकते हैं चीन ने कब्जा कर रखा है, अब भी कर रखा है। पहले भी चीन ने इस अरुणाचल प्रदेश को, जिसको हम नेफा बोलते हैं, अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। और यहाँ पर तिब्बत वाले हिस्से को, जो तिब्बत यहाँ पर बड़ा है चीन का हिस्सा, उसने तिब्बत को चीन ने अपने में अंदर मिला लिया है, अपने अतिक्रमण कर लिया चीन ने तिब्बत का। यहाँ पर 1962 में क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे चीन पर। जब पंचशील की संधि हुई तो एक नारा दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 के अंदर जब पंचशील की संधि हुई तो नारा दिया गया कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं। तो नेहरू जी चीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे। तो देखो क्या था, नेहरू जी चीन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। चीन ने, क्योंकि हमारा जो 1949 के हमारे हमसे 2 साल बाद आज़ादी मिली इसको चीन को, और फिर हमने इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या स्थायी सदस्यता भी दिलाई चीन को, ठीक है। नेहरू जी उस समय नेपाल दौरे पे गए हुए थे जब चीन ने आक्रमण किया, और हमारे जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे VK कृष्ण मेनन, वे उसमें लंदन में थे जब चीन भारत पर आक्रमण करता है 1962 में। अब वहाँ पर हमारी सेना के पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतनी
मतलब कि हमारी सेना समृद्ध भी नहीं थी, और समृद्ध इसलिए भी नहीं कर रखी थी हमने क्योंकि हमें ये लगता था कि हम शांति और सह अस्तित्व का जो संदेश हमने पूरे विश्व में फैला रखा है तो कोई भी देश हम पर आक्रमण नहीं करेगा। जो नेफा वाला क्षेत्र था, ये नेफा वाला, और जो LAC जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, यह हमने अपने कुछ ही टुकड़ियाँ सेना की भेज रखी थी, और हमारी सेना के पास न तो लड़ने के लिए अच्छे हथियार थे और न ही खाने पीने की अच्छी वस्तुएं थी उस समय 1962 में, क्योंकि हमें ये लगता ही नहीं था कि चीन हम पर आक्रमण करेगा, इसलिए हमने उन सेनाओं को इतना ज़्यादा डेवलप में किया ही नहीं था। तो 1962 में जो ही चीन ने हम पर आक्रमण किया तो क्या होगा, चीन की सेना हमारे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा घुस गई, और LAC जो मैं आपको अक्साई चीन का क्षेत्र बता रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा घुस गई, और चीन ने एक तरफा युद्ध विराम भी घोषित कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो नेहरू सरकार थी उसकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे भारत में हंसी भी हुई और इसको विवादों में घिरा भी, और इसी 1962 के इसी युद्ध के कारण पहली बार भारत में अविश्वास प्रस्ताव आया था। अब आपको किसी को ये पता नहीं हो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो RD गुरुकुल पर हमारे चैनल पर अविश्वास प्रस्ताव पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जिसका आपको इसका वीडियो का स्पेशल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब किसी सरकार को गिनाने के लिए या फिर उसके विश्वास पात्र मतों को गिना जाता है या फिर उस पर विश्वास जताया जाता है कि यह सरकार लायक है नहीं है अब विश्वास में सत्ता में रहने की, तो उसको अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने बता रखी है। तो 1962 में जब चीन से हमारी हार हुई तो पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और जो VK कृष्ण मेनन ने जो रक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा 1962 के दौरान। ठीक है, तो ये था हमारा 1962 का चीन का युद्ध, जिसमें हम कह सकते हैं हमें एक प्रकार से करारी हार ही मिली थी, क्योंकि आज भी जो अक्साई चीन का क्षेत्र है और नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है उस पर चीन कब्जा किए हुए बैठा है, और चीन अपना क्या कर रखा है, वन बेल्ट रोड नीति जो अपनी उनको जो रोड निकाल रहे हैं या फिर उनकी विस्तारवादी नीति है जो चीन की, वो आगे आगे बढ़ाता जा रहा है। अब ये तो थी 1962 है। अब 1962 से पहले 1961 की बात करें हमें तो 1961 में हमने क्या किया था, नॉन अलाइनमेंट नीति, गुटे निरपेक्षता, हमने दोनों गुटों से अलग है। मैं बताया था आपको जो पूरा विश्व था द्विध्रुवीय हो चुका था, दो गुट बट चुके थे, दो गुट थे पूरी दुनिया में, दो सैन्य गुट, ठीक है, एक अमेरिका का गुट, एक सोवियत संघ का गुट। तो हमने 1961 में दोनों गुटों में शामिल न होकर सिर्फ हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। और 1962 की हार का अगर मुख्य कारण कहें तो हम जो शांति और सह अस्तित्व का जो विस्तारवादी नीति, जो शांति और सह अस्तित्व का संदेश हम पूरे विश्व को देना चाहते थे, वो हमारा यहाँ पर निष्फल हो गया था। ठीक है, शायद आज के लिए इतना ही, 1962 तक है। हम विदेश नीति तो इतना ही करेंगे आज। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, बाय।